नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। आज का हमारा विशेष शो बेरोजगारी पर प्रहार, नियुक्तियों का उपहार। देश भर में 47 जगह रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए गए। इसके पहले केंद्र सरकार ने नौकरी पाओ नगद ले जाओ योजना शुरू की थी। इससे 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजन की उम्मीद है। सरकारी नौकरी और रोजगार के मामले में राज्यों में क्या क्या कोशिश हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन दूसरी ओर वही सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मई 2025 में बेरोजगारी दर 5.6 पर आंकी गई। तो सवाल यह है कि क्या ये ताजा नियुक्तियां वाकई बेरोजगारी की जड़ पर प्रहार है या सिर्फ चुनावी शोपीस? बिना पर्ची बिना खर्ची का नारा जमीन पर कितना पारदर्शी है? निजी सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज उद्योगों को नई जान देगा या आंकड़ों का खेल है? रोजगार मेले और केंद्र बनाम राज्य योजनाएं, किसका मॉडल युवाओं के भविष्य को ज्यादा सुरक्षित करता है? इन्हीं बड़े सवालों पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें उस महाअभियान का हिस्सा है जिसके तहत केंद्र सरकार देश भर में बेरोजगारी पर प्रहार कर रही है। देश भर में आज 47 जगह पर रोजगार मेलों का आयोजन हुआ। बिना पर्ची बिना खर्ची देश भर के 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में वर्चुअली हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए। नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद पीएम मोदी ने कहा, केंद्र सरकार में युवाओं की पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान लगातार जारी है। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में पक्की नौकरी मिल चुकी है। केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है और हमारी पहचान भी है बिना पर्ची बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। दूसरी तरफ केंद्र का प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के निर्माण पर भी जोर है। हाल ही में सरकार ने एक नई स्कीम के तहत रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया है। इस योजना से लगभग 3.5 करोड़ रोजगार के निर्माण में मदद मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को 15,000 रुपये देगी। यानी पहली नौकरी की पहली सैलरी में सरकार अपना योगदान देगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया है। इधर मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर मोहन यादव सरकार बेरोजगारी पर प्रहार कर रही है। हाल ही में सरकार ने बिजली कंपनी में 30,000 नए पदों पर सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसके साथ 13,000 से अधिक शिक्षकों के पद भी भरे जाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 1 लाख से ज्यादा पद की फिर नियुक्ति निकाल रहे हैं सभी प्रकार की। और अब तो विभाग इतने सारे हो गए, इनकी परीक्षा कराओ तो 100 के आसपास होती है अलग अलग। हमने कहा ये ज्यादा परीक्षा कराने में तो 3 साल लग जाएंगे, इसमें भी संशोधन करो।
एक समान 3, 4, 5 वर्ग की परीक्षा कराओ। हालांकि मध्य प्रदेश में विपक्ष राज्य सरकार के निवेश और रोजगार सृजन अभियान से संतुष्ट नहीं है। प्रयास जारी है, पर सवाल ये है कि क्या इस पे व्हाइट पेपर सरकार लाएगी कि इतने सालों में जितनी इन्वेस्टर समिट हुई या अलग अलग इन्वेस्टर निवेश लाने की बातें हुई, उस पर क्या मिला और सरकार का क्या खर्चा हुआ और कितने रोजगार मिले और प्रदेश की आर्थिक स्थिति में इसका कितना योगदान आया, इसका व्हाइट पेपर इस बार सदन में सरकार लाएगी क्या? उधर उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी रोडवेज में 5,000 महिला परिचालक की नियुक्ति होगी। इसके अलावा 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है। नवंबर महीने से राज्य के स्कूलों में 1,93,000 रिक्त पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। राज्य में 60,000 से अधिक कांस्टेबल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। और आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने पहली बार मासिक आधार पर श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया है, जिससे देश में वास्तविक समय में बेरोजगारी की निगरानी की जा सके। देश में बेरोजगारी की दर की बात करें तो मई माह 2025 में बेरोजगारी दर 5.6% थी। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 17.9% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 13.7% थी। युवा बेरोजगारी की बात करें तो 15 से 29 आयु वर्ग के लोगों में बेरोजगारी दर 15% थी। पुरुष और महिला बेरोजगारी के आंकड़ों पर गौर करें तो मई में पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.6% और महिलाओं में 5.8% थी। सरकार इन आंकड़ों को कम करने का न सिर्फ सरकारी स्तर पर बल्कि बड़े पैमाने पर निवेश के जरिए निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन के माध्यम से आंकड़ों को कम करने की कोशिश में जुटी है। हालांकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्षों में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। अब सरकारों के प्रयास कितने सार्थक होंगे, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। तो सरकार अब बेरोजगारी पर प्रहार कर रही है। पूरी कोशिश है कि भारत में अब रोजगार की बयार बहे। जो भी युवा है वो रोजगार से वंचित ना रहे, इसको लेकर सरकार लगातार काम भी कर रही है। रोजगार मेले आयोजित किए गए। 16वां रोजगार मेला था, जहां पर प्रधानमंत्री ने वर्चुअली 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। युवाओं के चेहरे खिल उठे। लेकिन क्या ये 51,000 नियुक्ति पत्र काफी हैं? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शैलेश कौशिक हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर HN उपाध्याय हैं। उपाध्याय साहब, आपका भी बहुत स्वागत। सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह है। रविंद्र जी, आपकी भी बहुत बहुत स्वागत है। RJD नेता राजेश रमन है हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी हैं। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत रविंद्र जी मैं आपसे ही करूंगा। रविंद्र जी, 16वां रोजगार मेला था। 51,000 युवाओं को वर्चुअली प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिए। युवा खुश हुए, लेकिन इतना काफी है क्या? भारत जो देश 140 करोड़ लोगों का घर है, यहां पर काफी तेजी से जनसंख्या भी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, वैसे ही बेरोजगारी भी। रोजगार को लेकर सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन क्या ये जो प्रयास हैं ये काफी हैं? रविंद्र जी। वैसे जो ये प्रधानमंत्री रोजगार मेले लगा रहे हैं, ये अपने में ही भारत के प्रधानमंत्री की असफलता का प्रतीक है। क्योंकि प्रधानमंत्री को रोजगार मेलों लगाने के लिए चुनती नहीं है देश की जनता।
रोजगार के मेले लगा लेंगे, स्कूल वाले लगा लेंगे, प्राइवेट सेक्टर वाले लगा लेंगे। उनको चुनती है कि जो सरकारी पद हैं, जो आरक्षण के निमित्त हैं, उन पदों की भर्ती किया जाए। 10 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, खाली केंद्र सरकार में। फिर वहां पर यूपीएससी क्या कर रही है, यूपी SSS क्या कर रही है, समूह घ की परीक्षाएं क्या कर रही हैं, एनटीसी परीक्षा तो ले नहीं पा रहे, पेपर आउट हो जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री खुद बताते हैं कि रोजगार मेले लगा के वह जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और वह एक असफल व्यक्ति हैं। अब अजीब अजीब सी भाषा लेके आएंगे। अब लेके आए हैं एक जिसके भी आप बता रहे थे, ELI, इंसेंटिव, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव। मतलब क्या होता है इसका? मतलब कि आपने सरकारी नौकरियां सब आउटसोर्सिंग में दे दिया, अपने व्यापारी मित्रों को दे दिया। 1% लोगों के पास में देश की 23% आय है और 40% संपदा है, उन्हीं को फिर आप अमीर करने जा रहे हो। हमको या हमारे बेटे को नौकरी उसमें दोगे, लेकिन पैसा किसको दोगे? जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, पैसा आप उसको दे रहे हैं। अब इससे क्या होगा? एक अराजकता फैलेगी। अराजकता कैसे फैलेगी? एम्प्लॉयमेंट वही देगा या ELI के लिए वही एलिजिबल होगा जिसके पास EPFO होगा। तो जो 6, 7, 8, 10, 12 एम्प्लॉय रख के दुकान चलाते थे, वो EPFO तो करेंगे नहीं। जब उनके वहां नौकरी करने कोई बच्चा जाएगा तो कहेगा साहब हमको भी दीजिए। वो मोदी जी ने बोला था, हमने सुना था, या 2 करोड़ आय मिल जाएगी, किसानों को आय दुगनी हो जाएगी, काला धन आ जाएगा, 33% महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। तो ऐसे जाके फिर वहां भी बोलेगा लड़का साहब लाओ, तो उसकी दुकान ही बंद हो जाएगी। तो वे ये उनकी दुकान बंद करने का और आरक्षण पे हमला करना है एक नया तरीका मोदी जी ने खोल लिया। अब आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। अब ELI में आप चले जाइए, आरक्षण मत मांगिए, क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा अगर आप सरकारी नौकरियां दीजिएगा तो एक ये मोदी जी का जुमला है। जिस प्रकार से अयोग्य व्यक्ति हैं, जिस प्रकार से देश को भ्रमित करते हैं, ELI, DRI। अच्छा, लेकिन रविंद्र जी देखिए, सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन को भी तो प्रमोट कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे आए, फैक्ट्रीज लगे और जो स्थानीय निवासी है पलायन कम हो और रोजगार के जो अवसर है वो सृजित हो। सर, पलायन के बारे में सुन लीजिए। 11 लाख से ज्यादा स्किल्ड लोग भारत छोड़ के जा चुके हैं। 4300 से ज्यादा करोड़पति भारत छोड़ के जा चुके हैं। क्यों नहीं रोक लिया मोदी जी ने उनको? फिर अगर आप देखेंगे तो एवरेज जो पूरे वर्ल्ड की आय है $14,200 है प्रति व्यक्ति है। भारत की आय $2,500 से कम है। फिर खाली हमें भारत का नहीं पता, उत्तर प्रदेश में जो ई-श्रम पोर्टल है उस पर 33% लोग जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो भारत के हैं। हर सेंट्रल एशिया के देश में, यहाँ तक कि जो जहां लड़ाई मारपीट चल रही है वहां सेंट्रल एशिया के देश में भारत का व्यक्ति जा रहा है। तो आप एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट कर रहे हैं? आपकी इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी है। हाउल्ड होल्ड एसेट घट रहा है, नेट सेविंग घट रही है व्यक्ति की, और कर्जा बढ़ रहा है। कर्जे के बारे में RBI कहता है कि कर्जा 90,000 से बढ़ के 4,10,000 हो गया। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि धीरे धीरे व्यक्ति गरीब होता चला जा रहा है और पैसा कुछ अमीरों के हाथ में चलता जा रहा है। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ तो भारत सरकार की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार हैं। तो मोदी जी किस बात का? लेकिन अच्छा लगा कि मोदी जी जैसे प्राइवेट कंपनियां लेने जाती थी रोजगार मेले में नौकरी देने के लिए, मोदी जी जाग गए और उन्हें अपनी असफलता का परिचय दिया। लेकिन सरकार तो ये भी कहती है कि आर्थिक मामले में हम तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। आर्थिक मामले में तीसरे नंबर पे पहुंचने वाले हैं, एकदम सही बात है। इसके लिए मोदी जी को बधाई हो कि झूठ बोलने में एक तीसरे नंबर पे पहुंच गए। हम तीसरे नंबर पे पहुंच गए। हमारी प्रति व्यक्ति आय दुनिया में 142वें स्थान पे है। अभी मोदी जी गए थे ना अफ्रीका में 6 देशों में, उन सारे 6 देशों की, अफ्रीका के देशों में गए थे, उन सारे 6 देशों से प्रति व्यक्ति आय हमारी कम है, घाना से भी कम है, जहां से घूम के आए हैं। इस मूर्ख तो बना लीजिए जनता को, अजीब अजीब सा टर्म बना के। चलिए ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। रविंदर जी आऊंगा वापस आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता शैलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश जी, पूरी बात आप सुन रहे थे, रविंदर जी जिस तरीके से कटाक्ष कर रहे थे। 16वां रोजगार मेला था ये। प्रधानमंत्री ने 51,000 जो अभ्यर्थी थे उन्हें नियुक्ति पत्र दिए, लेकिन 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में क्या ये काफी है? रोजगार मेले लगा रहे हैं, फैक्ट्रियों को प्रमोट कर रहे हैं, निवेश को लेकर सरकार कोशिश कर रहे हैं, चाहे राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की मैं बात करूं, लेकिन क्या इतना काफी होगा? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो बेरोजगारी का है
उसको हल करने में सरकार क्या काफी प्रयास कर रही है? शैलेश जी, शैलेश जी सुन पा रहे हैं? लगता है शैलेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी समस्या है, दुरुस्त करके जल्दी से आऊंगा मैं। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर HN उपाध्याय साहब। उपाध्याय साहब, पूरी बात आप भी सुन रहे थे रविंद्र जी की। आलोचनाएं तो हो रही, सरकार प्रयास कर रही है, जिस तरीके से रोजगार मेले में बच्चों को, अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस तो युवाओं में आ रहा है कि सरकार रोजगार की तरफ आगे बढ़ रही है। उपाध्याय साहब जी, आप सभी लोगों को नमस्कार। पहली बात तो भाई रविंद्र जी से हमारा डिबेट पर सहयोग में चर्चा बहुत दिन बाद हो रही है और जो है बहुत स्मार्ट लग रहे हैं पहले से, इसके लिए हमको बधाई। साथ साथ सुनील जी को भी, आप सभी लोगों को। देखिए, हमारे बड़े भाई रविंद्र जी ने आंकड़ों के साथ सभी जो है सरकार की धज्जियां उड़ाई है और आप भी कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं। भाई बताइए, आप जब 2014 में आए थे सत्ता में तो आपने खुद कहा था हम 2 करोड़ रोज प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। इसके हिसाब से 22 करोड़ का आप बता दीजिए हिसाब, 22 करोड़ लोगों को कितनी रोजगार मिल गई? 22 करोड़ लोगों को अगर रोजगार मिल गई होती तो हमारे यहाँ बेरोजगारी दर शून्य हो गई होती। रोजगार की स्थिति निश्चित रूप से बहुत खराब है। आप देखिए, प्राइवेट कंपनियां जो है, जैसा कि रविंद्र ने कहा ही है, सब बंद हो रही है, बंद हो भी गई है। आप देखिए, अभी अमेजन ने 2023 में अपने 23,000 कर्मचारियों को निकाल दिया था और अडानी जी का नंबर 1 पर है मोदी जी की कृपा से देश में आय कमाने में, और उनके लगभग 50,000 कर्मचारी हैं पूरे देश में। बताइए, लेकिन नेचर ऑफ जॉब भी तो बदल रहा है ना उपाध्याय साहब। देखिए, नेचर ऑफ जॉब भी तो बदल रहा है जी। और मोदी जी तो खुद ही कहते हैं, कोरोना के टाइम भी वो कह रहे थे कि हर रोज इंसान को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, स्किल को डेवलप करते रहना चाहिए। तो शायद नेचर ऑफ जॉब जो चेंज हो रहा है उसका फायदा रोजगार में हो, लोगों को हो। नेचर ऑफ जॉब का यही बदल रहा है कि ये लोग पकौड़े तलने को भी रोजगार मानते हैं। आज ही मोदी जी ने कहा सौर ऊर्जा के माध्यम से बहुत रोजगार। तो सौर ऊर्जा की कंपनियां जो है, मैं आपसे बता दूं, 10,000 रुपया देते हैं 12 घंटे काम करवाने का। अब उसमें व्यक्ति किराया मकान का देगा कि भोजन करेगा कि अपने परिवार को पैसा देगा, ये स्थिति है, समझ लीजिए। ये कंपनियां पहले तो जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उन्हीं से ओवर टाइम करवाएंगी, उन्हीं का अधिक से अधिक शोषण करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती है। नए रोजगार देने में वो भी कंजूसी करती है। जब बहुत मजबूरी होती है तब वो भी 10,000, 9,000, 8,000, 12,000 यही सब का रोजगार के ये मानक निर्धारित किए हैं। आप देखिए, पहले एसएससी की परीक्षाएं हुआ करती थी जब वो लोग, हम लोग ग्रेजुएट कर रहे थे 90 के दशक में, तो 1-1.5 लाख एसएससी की हर 5 जगह निकाला करती थी और लोगों को पता नहीं। अब 51,000 जगह दे रहे हैं रोजगार मेला में, तो ये नियुक्ति पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं कि 51,000 नौकरियां। पहले की तुलना में देखिए, जबकि आबादी भी मान लीजिए थोड़ा कम थी, तब भी बेरोजगारी की समस्या थी, लेकिन सरकारें दूर किया करती थी। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक देखिए, हो, अगर आप बहुत पहले की बात कर रहे हैं उपाध्याय जी, तो पहले की जनसंख्या क्या थी और अब की जनसंख्या क्या थी, उसमें भी अंतर है। नहीं तो आप बताइए, एसएससी के पद 1 लाख निकला करते थे औसतन, तो अब तो 2 लाख 3 लाख निकलना चाहिए। लेकिन चलिए, जितना जैसा कि रविंद्र जी ने कहा, 10 लाख केंद्र सरकार के लगभग पद खाली है, लगभग पूरे देश में 60 लाख सरकारी कर्मचारियों को पद खाली है। एक 51,000 से काम चलेगा क्या? आप 60 लाख पद क्या कर रहे हैं भाई? अच्छा, सरकार ये जो करना चाहिए उपाध्याय जी, सरकार जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान दे रही है ताकि लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के बारे में ना सोचें, प्राइवेट नौकरी के बारे में भी सोचें। 11 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हब तैयार हो रहे हैं, इस तरफ भी लोगों का ध्यान है। मतलब प्राइवेट नौकरी की तरफ भी लोग आकर्षित हों, सिर्फ सरकारी नौकरी के बारे में ना सोचें। सरकार का ये भी ध्येय है। नहीं, देखिए जी, देखिए, सरकारी नौकरी का हमेशा प्रतिशत पूरे नौकरियों में 1-2% ही रहा है हमेशा। प्राइवेट नौकरी पहले हुआ करती थी। अब बताइए, इन्होंने प्राइवेट नौकरियों को बल्कि कम कर दिया और सरकारी नौकरी उसके अपेक्षा एकदम कम कर दिया। तो आपको लग रहा है कि प्राइवेट नौकरियां बहुत दे रहे हैं।
तो प्राइवेट नौकरियां देने का एकमात्र उद्देश्य इनका, जैसा कि रवीन भाई ने कहा, आरक्षण को समाप्त करना भी है। लिखित रूप से समाप्त तो नहीं कर पाएंगे, ये अप्रत्यक्ष रूप से दलितों, पिछड़ों, गरीबों का हक मारने के लिए भी ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। वो भी प्राइवेटाइजेशन 10,000, 8,000, 9,000 की नौकरी बताइए, जहां प्रति व्यक्ति आय खुद ही करे 142वें नंबर पर है, हमारे साथी ने बताया, और आप अपने को तीसरी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कितने झूठ बोलते हैं। अभी जो है वहां पर जी सम्मेलन हुआ था, G20 के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली गई, आप कह रहे तीसरे, अभी चौथे भी नहीं आए हैं। तैयारी तो आप ये भी कर सकते हैं कि हम पहले नंबर पर आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हर व्यक्ति पहले नंबर पर आने के लिए प्रयास करता है, लेकिन आज की स्थिति, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, सरकार की जो रुचि है देश के रोजगार को लेकर निगेटिव, उसको देख के लगता है कि आप तीसरे, चौथे का और पीछे घसक जाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था सकल GDP तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो आप उसको पूरी GDP कह रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय से, किसी भी व्यक्ति देता और राष्ट्रीय आय के मानक से पता चलता है कि राष्ट्र विकास के पथ पर कितना आगे बढ़ रहा है। और रोजगार की स्थिति क्या है, आप बताइए। प्राइवेट कंपनियां छटनी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम प्राइवेट दे रहे हैं। ये सोलर पैनल को बेचना, इसको लेकर ठीक है, ये जब नहीं कोई मिल रहा है तो ठीक है, उसमें कितनी आपने निश्चित किया मानदेय देने का? आपने कंपनियों पर नकेल कसी है क्या? तो उसको 25,000 रुपया दीजिए हर व्यक्ति को, कोई नकेल तो है नहीं। अच्छा उपाध्याय जी, लेकिन सरकार ये कह रही है कि उद्यमिता की तरफ भी ध्यान दें। जो युवा है वो सिर्फ नौकरी ना सोचे, कि नौकरी ना खोजें, खुद को नौकरी दें, नौकरी के साधन को जनरेट करें और भी लोगों को नौकरी दें। उद्यमिता की तरफ लोग ज्यादा सोचें, इस तरफ भी सरकार सोच रही है, योजनाएं भी चला रही है। अरे भाई, तो क्या हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर ही आधारित किया था, या दूसरी, एक कृषि पर था, एक उद्योग पर था। तो वो तो उस समय से उद्योग पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जब तक उद्योग का विकास नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेगा। आप क्या नया काम क्या कर रहे हैं? आपके उद्योग का वो बदल गया है, नेचर बदल गया है। आप 10,000, 8,000, 12,000, 15,000 रुपए की कमाई को आप उद्योग धंधे का विकास मान रहे हैं। ठीक है, एक दो उद्योगपतियों का निजी आय बढ़ रहा है, लेकिन पूरे देश का उद्योगीकरण नहीं इसको माना जाएगा। ठीक है, शैलेश जी का रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश जी, आप सुन रहे थे, हमारे साथ रविंदर जुड़े हुए हैं, उनको भी आप सुन रहे थे, उपाध्याय साहब को भी आप सुन रहे थे। आलोचनाएं बहुत हो रही हैं, सरकार प्रयास भले ही कर रही है। 16वां रोजगार मिला था, 51,000 अभ्यर्थियों को सीधा नियुक्ति पत्र दे दिए गए। जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, क्या इतना काफी है? और जिस तरीके से आंकड़े बता रहे थे उपाध्याय साहब, इतना तो काफी नहीं है। पलायन लगातार होता जा रहा है, हिंदुस्तान से लोग बाहर नौकरी खोजने के लिए पहुंच रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम जिस तरीके से है उसको बखूबी रूप से जो उपाध्याय जी और रविंद्र जी कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात, आप यथार्थ को देखिए कि आज मोदी जी ने जिस तरीके से 51,000 से अधिक लोगों को सीधी केंद्र सरकार में नियुक्ति दी, और अब तक 16 रोजगार मेलों के माध्यम से 10 लाख से अधिक रोजगार दे चुके हैं। और यथार्थ तो ये भी है सर कि बेरोजगारी की जो दर है वो बड़ी है। देखिए, मैं आपको 1 मिनट आप मुझे बोलने का मौका दीजिए, फिर आप जो बताएंगे मैं बोलूंगा। मोदी सरकार की स्पष्ट प्राथमिकता है कि जो देश के युवा हैं उनकी सामर्थ्य देश की सबसे बड़ी पूंजी है, और उस पूंजी को समृद्ध सशक्त बनाने का काम मोदी सरकार लगातार पिछले 10 सालों से कर रही है। और इसके एक उदाहरण नहीं, इसके अनेक उदाहरण हैं जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि लगातार युवाओं के लिए, और सरकार बिल्कुल निश्चित रूप से रोजगार, सरकारी रोजगार के साथ साथ प्राइवेट जो निजी रोजगार होते हैं, स्वरोजगार होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के रोजगार होते हैं, सरकार उन पर विशेष ध्यान दे रही है, और उसके लिए विशेष लगातार योजनाओं के माध्यम से युवाओं को संबल खुद के आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है, जिसके माध्यम से देश भी आत्मनिर्भर बने, और जिस तरीके से लगातार इस देश की, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आप देखिए किस तरीके से चाहे विश्व बैंक हो, चाहे अनेक लोग हमारे भारत सरकार की योजनाओं की किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, और समानता का जो क्रम है वो बढ़ रहा है, असमानता का जो आंकड़ा था वो लगातार घट रहा है। अब कोई ये कहे कि आंकड़ों को जुटलाए तो इसकी तो कोई तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन आज आप बताइए, क्या आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन चुका है क्या? अब इसको किसी तरीके से, जिस तरीके से विपक्ष के लोग जिस तरह प्रतिक्रिया करें, लेकिन आंकड़े हमेशा सच बोलते हैं। आज का आपने चैनल पर मैं भी कुछ बोल दूं, लेकिन आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि ठीक है, आंकड़ों पे बात करते हैं। चौथी अर्थव्यवस्था शैलेश जी, आंकड़ों पे बात करते हैं। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है उस पर आप देखिए कि कितने साल में, 70 साल में हम पहली पे दूसरी पे आए, फिर कितने में दूसरी से तीसरे पे आए, 3 साल में हम तीसरी से चौथी अर्थव्यवस्था पा गए। तो ये मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं। शैलेश जी,
जब ये 16वां रोजगार मेले का आयोजन हुआ, वर्चुअली तौर पर प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित कर रहे थे और संबोधन के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 5 देशों का भी हाल फिलहाल दौरा करके आए हैं और उन विदेशों में भी हिंदुस्तान के युवाओं की गूंज है। 11 लाख युवा जो हैं वो हिंदुस्तान को छोड़कर पलायन कर बाहर गए हैं। अगर वो यहीं पर काम कर रहे होते, रोजगार की सुविधा, उस लेवल की सुविधा अगर उनको यहीं पर मिल रही होती तो शायद आज बात कुछ और हो रही। वही हिंदुस्तान का युवा बाहर जाकर विदेश के लिए कमा रहा है, विदेश के लिए काम कर रहा है। देखिए, आज आप एक बात देखिए, कितने सेक्टरों में हमने, आज मोबाइल के सेक्टर में हमने जिस तरीके से, जो पहले जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी, उससे पहले 2 या 3 इकाइयां हुआ करती थी मोबाइल की, तमाम युवाओं को बाहर जाना पड़ता। अब 300 से अधिक इकाई है मोबाइल की। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, आज विश्व में भारत हब बन चुका है। ऐसी तरीके से आप देखें, रक्षा निर्यात में पिछले 1 साल के अंदर ही हमारा 12% रक्षा निर्यात बढ़ा है और रक्षा निर्यात में तमाम देशों को रक्षा सामग्री निर्यात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से रोजगार डेवलपमेंट का काम हो रहा है। अब अगर आप देखेंगे किस तरीके से, चाहे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम में, मोबाइल के, इसके अलावा अगर अभी हमारे साथी कह रहे थे सौर ऊर्जा के माध्यम से जिस तरीके से आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जहाँ एक और हम अपने देश में जैसे एनर्जी को संग्रह करने का काम कर रहे हैं, बिजली के बिल की जरूरत, तो इसके अलावा तमाम तरीके के रोजगार, अगर सौर ऊर्जा का काम होता है तो इलेक्ट्रीशियन का काम, इंजीनियर का काम, इसके अलावा जब उसको लगाया जाता है तो मरम्मत मजदूरी का काम। अगर हम बात करें 4 करोड़ से अधिक इस तरीके से आवास बन चुके हैं और 3 करोड़ के जारी है, तो क्या इसमें रोजगार सृजन का काम नहीं हो रहा? शैलेश जी, देखिए, भ्रष्टाचार के साथ साथ बेरोजगार भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। आपकी सरकार आने से पहले यह वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार सृजित करेंगे। यह आंकड़ा है आपके पास? अब तक कितने करोड़ जो रोजगार है वो सृजित हो गए? प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार सृजित करने का वादा किया गया था। देखिए, आप एक बार देखिए, 7.4 करोड़ से अधिक रोजगार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस सरकार के अंतर्गत। अब मैं आपको बताता हूं रोजगार के बारे में। 10 लाख से अधिक रोजगार के नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं हम। किस तरीके से, चाहे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से 2.42 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके, क्या वो रोजगार नहीं कर रहे? हमने लगभग 17.6 लाख लोगों को स्टार्टअप डेवलपमेंट, जो भारत का एक नया इकोसिस्टम बन चुका है, लगभग 1.6 लाख से अधिक स्टार्टअप डेवलपमेंट करने का काम किया। लगभग 43 करोड़ से अधिक लोगों को 23.2 लाख करोड़ पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण दिया, जिसमें 8 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने नए रोजगार खोले। इस तरीके से आज हम लगातार ये महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 करोड़ महिलाओं को जोड़कर 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह जोड़े हैं और 53.2 लाख करोड़ का ऋण हमने उद्योग सशक्तिकरण के दिया है। तो क्या इनसे रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन करने का काम भारत की सरकार लगातार कर रही है, मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और तो उदाहरण भी है। आज आप एक बात बताइए, अब आंकड़ों को झुटलाएंगे, अगर रोजगार सृजन का माध्यम नहीं होता तो कितने लोग, 27 करोड़ से अधिक लोग पिछले 11 साल में अत्यंत गरीबी रेखा से बाहर निकले। ये आंकड़े तो विश्व बैंक की बताती है, हम थोड़ी बता रहे हैं। ऐसे आंकड़ों को स्पष्ट है कि जिस रूप से भारत में रोजगार सृजन हुआ, जिस रूप से लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों की आर्थिक आय बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो चाहे अत्यधिक गरीबी का मामला हो, उसमें कमी आई है। गरीबी की जो 33 करोड़ से लोग अधिक गरीबी की श्रेणी में थे 2011 में, तो 2022 में 7 करोड़ लोग रह गए। तो ये आंकड़े विश्व बैंक के हैं। ऐसी स्थिति में ये कहना कि आंकड़े हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन विपक्ष कुछ भी बोले, जनता आंकड़ों को देखती है। इसका स्पष्ट प्रमाण है। लगातार 30 बार देश के इतिहास में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, लोग जनता को उनके ऊपर भरोसा है, उनके कार्य पर भरोसा है। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से लगातार काम हो रहा है। जब 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे के साथ 1.5 लाख से अधिक किलोमीटर का निर्माण हो चुका है, 1300 से अधिक स्टेशन डेवलपमेंट कर चुके हैं, 70 से 148 एयरपोर्ट बना चुके हैं। किस तरीके से मेट्रो रेल परियोजना का काम चल रहा है, क्या इनमें रोजगार सृजन का काम नहीं हो रहा? आप बताइए। तो मोदी सरकार की स्पष्ट प्राथमिकता है रोजगार सृजन के साथ साथ आम मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना। अगर शौचालय बन रहे हैं 10 करोड़ से अधिक, तो भी रोजगार और सुविधाएं मिली है। अगर इस तरह आवास बन रहे हैं तो रोजगार सुविधा है। रूफटॉप के में जो सोलर लग रहे हैं उसमें आम आदमी को राहत मिल रही है, रोजगार उपलब्ध हो रहा है। ऐसी तमाम योजनाएं जिनके माध्यम से रोजगार सृजन के साथ साथ आम आदमी को, देश के नागरिकों को, तो देश भर में जहां भी निर्माण हो रहा है वहां पर रोजगार सृजित हो रहा है। सरकार भी कोशिश कर रही है कि लोग सिर्फ नौकरी के बारे में ना सोचें, उद्यमिता के बारे में भी सोचें। आऊंगा वापस से आपके पास। आरजेडी से नेता राजेश रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आप बात सुन रहे थे, शैलेश जी जिस तरीके से सरकार का पक्ष रख रहे थे, उपाध्याय साहब जिस तरीके से कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन मुद्दा यह है कि रोजगार अभी भी लोगों के पास नहीं है। भले ही ये कहा जा रहा हो कि लोग अब लोअर क्लास से अपग्रेड होकर मिडिल क्लास में पहुंच रहे, लेकिन ये आंकड़ा बहुत कम है। रोजगार अब भी एक बड़ी समस्या देश में बनी हुई है। सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है, और अभी जो 16वां रोजगार मेला सृजित हुआ, 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, क्या ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित था? क्या सिर्फ बिहार में चुनाव होने की वजह से ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क था,
या फिर वाकई लोगों को रोजगार मिल रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है? रमन जी आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक शायद म्यूट है, उसे प्लीज अनम्यूट कीजिए। सबको मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले तो देखिए, वास्तविक बात आपने खुद अपने से बोल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ रोजगार के नाम पर नाटक कर रहे हैं। ये पूरी नटकिया ही है। नहीं, मैंने बोला नहीं है सर, मैंने सवाल किया है आपसे। नहीं, आप मुझ पर मत थोपिए, मैंने आपसे सवाल किया है। हाँ, वो सही है। ये जो बोले अभी हमारे हरि भाई साहब ने, बड़े भाई ने, कि 2 करोड़ का वादा किए थे, अच्छे दिन का वादा किए थे, वो सब टाटा फिश हो गया। और अभी उस हिसाब से आप देख लीजिए, ये सिर्फ इनका ढकोसला है रोजगार के नाम पर। और ये जो कर रहे हैं, ये भी सीख हमारे नेता तेजस्वी यादव जी से लिए। जब तेजस्वी यादव जी गांधी मैदान में रोजगार बांटे खुलेआम, 1 लाख 1.25 लाख के आसपास 2 बार, तब उनसे सीख लेके प्रधानमंत्री मोदी जी भी उस तरह का रोजगार मेला का काम करने लगे। कम करे, देख के ही सीखे हैं, बीच में ये नहीं दे रहे थे। और अभी इलेक्शन बिहार में है, उसको लेकर ये 51,000 का ये ढकोसला कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार ऐसा करेगी तो आप पूर्व की सरकार में देख लीजिए कि कितना रोजगार मिला। पूर्व की सरकार में आप रेलवे में ही अगर एक संस्था को लीजिए और पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए। अभी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे नीतीश कुमार जी, ये भी अपने कार्यकाल में जो दिए थे, ममता बनर्जी जो अपने काल में दी थी रेल मिनिस्टर में, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो दिया था, उसका अगर तुलना कीजिएगा तो ये लोग शर्म से डूब मरेंगे भाजपा वाले। तो रोजगार तो ये लोग कहीं देना नहीं चाहते हैं, इनकी मंशा है। लेकिन परिवर्तन तो आया है राजेश जी। अगर मैं बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, गरीब को, और राजेश जी अगर मैं योजनाओं की बात करूं, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, रोजगार के आंकड़ों की बात करूं, तो परिवर्तन आया है पूर्ववर्ती सरकार और अभी की एनडीए सरकार में। ये सिर्फ जो है आंकड़ा यही बनाते हैं, यही बिगाड़ते हैं, सारा इनका खेल है। ये सरकारी आंकड़े हैं राजेश जी, गलत आंकड़ा। सरकारी संस्थाएं आंकड़े बनाती है ना, देख लीजिए। और आपके शासनकाल में भी वही संस्थाएं आंकड़े बनाती थी, यानी तब के आंकड़े भी खराब थे, गलत थे। ऋषभ जी मेरी बात सुन लीजिए थोड़ी सी, मैं गलत हो सकता हूं, आप मेरे को गलत बोल दीजिएगा। आप देख लीजिए, समाज में आप देख लीजिए, एक जिला में देख लीजिए, एक प्रखंड में देख लीजिए, अगर कहीं कोई रोजगार दिया है, जो हमारे नेता 5 लाख तेजस्वी यादव जी है, वो वही रोजगार वाले नजर आएंगे आपको। केंद्र सरकार में रोजगार पाने वाले लोग नजर नहीं आएंगे आपको आसपास। ये आंकड़े सिर्फ ये कहने का है, इनका सिर्फ आंकड़ा बनाया जाता है। सरकार कौन है? सरकार ही जब गलत लोग चला रहे हैं तो आंकड़े तो गलत होंगे ही। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में किस तरह चुनाव करा लिया, छोड़िए उस बात में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आंकड़ा तो यही बनाते हैं, यही बिगाड़ते हैं। आप अपने समाज में देख लीजिए, अगर नहीं है तो उसका आंकड़ा दीजिए। और जिस तरह से लगातार ये क्या कर रहे हैं, किसी तरह से रोजगार का प्रभाव और बेरोजगारों का प्रभाव ये समाज से तो तय नहीं होगा ना राजेश जी। वो तो तमाम समाज की मैं बात कर लूं, तमाम धर्मों की बात कर लूं, समुदायों की बात कर लूं, रोजगार तो रोजगार होता है, बेरोजगारी होती है। उसमें किसी भी जाति धर्म का हस्तक्षेप तो नहीं कह सकते। आऊंगा वापस आपके पास राजेश जी। वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आता हूं वापस आपके पास। राजेश जी आऊंगा, वापस आऊंगा आपके पास, समय हमारे पास बहुत है, आऊंगा वापस आपके पास। सुनील जी का मैं रुख कर लेता हूं। सुनील जी, रोजगार मेला 22 जुलाई 2022 को पहला रोजगार मेला हुआ था और आज 16वां रोजगार मेला हुआ। प्रधानमंत्री ने बड़ा व्याख्यान भी दिया, युवाओं को संबोधित भी किया, यह भी कहा कि विदेश गए थे 5 देशों में, और उस दौरान जो हिंदुस्तान के युवा हैं उनका डंका बज रहा है विदेश में। लेकिन हिंदुस्तान के युवाओं की स्थिति क्या है हमारे ही देश में? क्या वाकई ये रोजगार मेले जो हैं ये प्रभावी हैं? सरकार जिस तरीके से सिर्फ नौकरी नहीं उद्यमिता की तरफ ध्यान दे युवा इस प्रयास में लगी हुई है, क्या यह भी एक फैक्टर है? सुनील जी देखिए ऋषभ जी, सरकार किसी की भी आए, लेकिन बेरोजगारी इस देश से कोई सरकार में दावे साथ कर रहा हूं मिटा नहीं सक पाएगी। बिल्कुल।
जिस तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश के लिए एक यह स्पष्ट बनती चली जा रही है। हर साल लाखों बच्चे हमारे शिक्षित होकर के मेडिकल में, इंजीनियरिंग में निकल के जा रहे हैं और सबको रोजगार मिल जाए। तो ये चुनावी फंडा तो मैं कह सकता हूं कि चुनाव टाइम हर राजनीतिक दल कहते हैं मैं आपको एकदम राजा बना दूंगा, गरीबी रह नहीं जाएगी, यहाँ तक कि गरीबी मिटाने के भी निर्देश दिए गए और गरीबी कितनी मिटी इस देश से हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। देखिए, सरकार उद्योगों पर फोकस कर रही है, मैं भी मानता हूं। मैं सीतापुर जिले से बिलोंग करता हूं और आधे से ज्यादा जिला हमारा भुखमरी बेरोजगारी से परेशान था। जिन जिन जगहों पे आप समझिए कि लोग रात में लूट जाते थे, लूट होती थी, उन जगहों पे इंडस्ट्री लगाई है इस सरकार ने। कहिए तो मैं फोटो दिखा दूं, कम से कम 25-30 हजार व्यक्ति हमारे क्षेत्र से रोजगार से प्रभावित हुए। लेकिन समस्या इस बात की भी है कि मैं ग्रामीण अंचलों में जाता हूं, देखता हूं कि गांव के लोग पलायन करते नजर आ रहे हैं। अगर वहां रोजगार सही ढंग से मिल जाए तो ग्रामीण में जो ग्रामीण परिवर्तन शहरों तरफ आ रहे हैं, कम से कम वो वहां ठहरे और रोजगार साधन उनके लिए उपलब्ध। मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि विदेशों में हमारे देश के लोगों को डंका बज रहा है, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं। लेकिन अगर वही यशस्वी विद्वान व्यक्ति हमारे भारत में होते, वही सुविधाएं उनको मिलती होती, तो काश मेरा भारत कहां पहुंच गया होता। हम अमेरिका को भी मात देने की स्थिति में हैं। ऐसे बौद्धिक व्यक्ति भारत माता अपने वहां पैदा करती है। अच्छा सुनील जी, लेकिन माफ कीजिएगा, बहुत निवेदन के साथ मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। एक सवाल मेरे मन में बहुत ज्यादा कौंध रहा है। आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गरीबी की स्थिति है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि बहुत बड़ा आंकड़ा है उन लोगों का जो गरीबी रेखा यानी कि लोअर लाइन से मिडिल कास्ट में पहुंचे हैं, मिडिल क्लास में पहुंच गए। अब ये रोजगार के बिना तो संभव नहीं था। ये लोअर क्लास से मिडिल क्लास में अपग्रेशन और रोजगार, ये दोनों तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना रोजगार के तो ये तो शायद संभव नहीं हो सकता। देखिए ऋषभ जी, मैंने कहा, मेरी बात आप शायद सुन नहीं पाए सही ढंग से। गरीबी थी, मैंने वो दौर भी देखा है। आतिश जी बेटे हमारे बड़े भाई हैं कि हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, एक पैंट शर्ट के अलावा दूसरी पैंट शर्ट उपलब्ध नहीं हो पाती थी हम लोगों को। 5-5 किलोमीटर पैदल आते थे हम लोग। चक्रोड थे, चक्रोड शायद आप समझते कच्चे रास्ते, सड़कें नहीं थी, पगडंडी, साइकिलें नहीं थी लोगों के पास में। तो आज मैं मानता हूं कि आर्थिक स्थिति 80% बल्कि 90 जो लोग काम करने वाले हैं उनके वहां आर्थिक स्थिति काफी सुधर गई है। और जो उत्तर प्रदेश में बात करना चाह रहा हूं, आज जो विद्यालय, मैं उसमें जाना चाह, आज सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं, तो इसका एक कारण ये भी है कि आदमी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाह रहा है, अच्छी जिंदगी देना चाह रहा है। इस सरकार में मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि बेरोजगारों के प्रति सहानुभूति रखी। मैं उत्तर प्रदेश देखता हूं, योगी आदित्यनाथ जी कितने लोगों को रोजगार दिया, लेकिन सबको, मैं भी कह रहा हूं, सबको रोजगार उपलब्ध कराना सरकार के बस की बात नहीं है। और जो हमारे मित्र हाथ उठा रहे थे, मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूं इनसे कि आपके बिहार में नौकरी बदले जमीन तक दी गई, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि समस्या बेरोजगारी की है और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है। अगर मैं देख रहा हूं कुछ ऐसे व्यक्ति हैं सरकारी नौकरियों को छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में आ गए, जहां उनको अच्छा पैसा मिल रहा है। मेरे कई मित्र हैं सरकारी नौकरी छोड़ के आ गए। लेकिन देखिए, अब सरकार पेंशन तो दे नहीं रही है, तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अंतर नहीं रह गया। हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट सेक्टर में हम सेफ हैं, काम करेंगे तब भी पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तब भी पैसा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त सुनील जी, आप बोल रहे हैं कि कोई भी सरकारें हों, सरकार पूरी तरीके से बेरोजगारी को नहीं खत्म कर सकती, हाथ बस में नहीं है। फिर कैसे हो सकता है? क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और जिस तरीके से आबादी हिंदुस्तान की बढ़ रही है और आने वाले समय में बेरोजगारी का जो मुद्दा है और बड़ा रूप ले सकता है, तो कैसे ये समस्या सॉल्व होगी सुनील जी? देखिए, घटता पानी, बढ़ती जनसंख्या, ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। मैं सदैव कहता आ रहा हूं कि दो समस्याएं भारत के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो जनसंख्या को कंट्रोल के लिए क्या कानून बनाने की जरूरत है? बिल्कुल है। अभी भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आती है तो यही विपक्ष खड़ा हो जाता नहीं कि सरकार जो है हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, 2 बच्चे नहीं होना चाहिए। चाइना को आप देखिए, चाइना की आबादी कितनी थी, पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ चाइना का, चाइना किस हैसियत पे आ गया है, अमेरिका को भी आके दिखा रहा है, अमेरिका की मदद नहीं पड़ रही है। तो जब तक हम ऐसे सख्त नियम नहीं लाएंगे कि एक तो समस्या
जनसंख्या के मामले में तो चाइना ने डिस्क ब्रेक लगा दिया एकदम से, और जिस तरीके से जनसंख्या को कंट्रोल करने को लेकर नीति बनाई थी चाइना ने, वो क्या हिंदुस्तान में लागू हो सकती है आपको लगता है? क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है धर्मनिरपेक्ष देश है। नहीं, देखिए, धर्म अपनी जगह पे है, देश अपनी जगह पे है। देश नहीं होगा तो ना हम होंगे ना हमारा धर्म होगा। सबसे पहले हमारा देश और उसके बाद हम हमारा धर्म। मैं तो यही मानता हूँ, सोच किसी का और हो, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन समस्या एक यही सबसे बड़ी है कि बेरोजगारी तब तक बढ़ती है जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया जाएगा। और जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सरकार जब कदम उठाती है तो विपक्षी कहते नहीं ये ठीक नहीं है, कोई कहता है ये तो हमारे जीवन पे व्यक्तिगत हमला है, कोई कह रहा है कि ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? दूसरे, मैं भी कहना चाह रहा था आपसे, जो घुसपैठिए हमारे देश में कम से कम 20% घुसपैठिए हमारे भारत की जनसंख्या में शामिल हो चुके हैं, वो भी एक समस्या है। हम अपना बोझ ढो नहीं पा रहे हैं और उसकी भाग के मारे आ रहे हैं। अनाथ आश्रम की तरह देश हमारा चल रहा है, इस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। इस मामले में सरकार के साथ विपक्ष को भी खड़ा होना चाहिए। मैंने पूर्व सरकारों में देखा है कि जब भी ऐसी कोई समस्या आती थी, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक साथ देश के हित में निर्णय लेते थे। लेकिन सुनील जी देखिए, पुरानी राजनीति में और अभी की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर आ गया है, ये आप समझते हैं? जो अभी बयानबाजी होती है पक्ष या विपक्ष, पहले के वक्त में नेता चाहे पक्ष क्यों विपक्ष क्यों कम से कम सम्मान करते थे, अब वो सम्मान शायद दिखाई नहीं देता है बयानबाजी में। आऊंगा वापस से आपके पास। राजेश जी, समय थोड़ा मेरे पास सीमित है। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बोलिए। देखिए, पहले त्रिपाठी जी की मानसिकता मैं बोल रहा हूँ। इन्होंने बोला कि जमीन के बदले नौकरी, ठीक है, मैं वो मान लेता हूँ, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि अभी 17 महीना में यही तेजस्वी जी ने 5 लाख रोजगार भी दिलाया। ये इनके जहन में नहीं आ सका, ये बात नहीं जहन में। मैं बिहार पे बोलूंगा, शाम हो जाती बोलते बोलते। मेरे पास आपराधिक इतिहास रखा है, हमने क्राइम की रिपोर्टिंग की, घास नहीं खोते हैं। शाम तक बहस कर लीजिए आप, लालू राज में क्या क्या हुआ, मैं डाटा दे सकता हूँ आपको। बड़ाई कर रहे हैं, ये 20 वर्षों से तो भाजपा की सरकार नहीं कर रहे हैं। हम सत्यता से, हम लोग सत्यता सामने रखते हैं। आप घुमा फिरा के भाजपा की बड़ाई कर रहे हैं। डाटा उठा के देख लीजिए, भाजपा की कहाँ बड़ाई कर रहे हैं? वो तो यही कह रहे हैं किसी भी सरकार की बस की बात नहीं है बेरोजगारी को कंट्रोल करने का। राजेश जी, जमीन दी गई नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ? उस सरकार का पक्ष कहाँ ले रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी को कंट्रोल करना किसी भी सरकार की बस की बात नहीं है। इनके बात को मैं याद दिलाया, मैं अपने बात पे आता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इस सरकार में जो शिक्षा और उद्योग के बीच जो तालमेल है उसको लाना पड़ेगा। शिक्षा और उद्योग के बीच में तालमेल के बिना नहीं हो सकता है। उससे तालमेल बढ़ने से ही युवाओं को उद्योग की जरूरत। तो तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री थे, कितनी फैक्ट्रियां बिहार में लग गई साहब? लगातार तो पुल टूटते जा रहे हैं, सड़कें खस्ता हाल हैं, और आप बोल रहे हैं फैक्ट्री कौन से नहीं थी लालू जी के कार्यकाल में? चलिए ठीक है राजेश जी, राजेश जी आऊंगा, वापस आऊंगा आपके पास। रविंदर जी का रुख कर लेता हूँ। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नया व्यवसाय का सृजन कीजिए, हो सकता है रोजगार के अवसर उससे भी बढ़ सकते हैं। कौशल विकास केंद्र सब लगवाइए, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से युवाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण का सृजित होगा। रविंदर जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची रोजगार लीजिए। रविंदर जी, 4 दिन की चांदनी है, ये 4 दिन की चांदनी है, ऐसे प्रधानमंत्री बोलते हैं। प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं खुद भूल जाते हैं। कल आज कुछ बोलेंगे, कल नया बोल देंगे। तो 2 करोड़ रोजगार बोले, भूल गए क्या? कभी प्रधानमंत्री से जिस आप लोगों ने पूछा, कभी त्रिपाठी जी प्रधान बोले कि 2 करोड़ रोजगार जी बोल के भाई मिलाइए तो प्रधानमंत्री से हम लोगों को, तब तो पूछे। मौका दीजिए, घेरिए संसद में, पत्रकारों क्यों नहीं मिलते हैं? अरे तेजस्वी यादव इंटरव्यू नहीं देंगे सुशील जी, बताइए सुनील जी, तेजस्वी यादव इंटरव्यू नहीं लेंगे। तेजस्वी यादव जी से अगर 4 सवाल कर लेंगे तो शायद नहीं बता पाएंगे। चलिए ये तो चलता रहेगा। रविंदर जी, बिना खर्ची बिना पर्ची पे बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी केवल टाइटल ढूंढ के लाते हैं और एब्रीविएट करते हैं, इसके सिवा आज तक तो हमने कुछ देखा नहीं। एक प्रश्न आपने 2 लोगों से पूछा, कैसे ये गरीब लोग मिडिल क्लास में चले गए? जो करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ढेर सारा तंत्र है मोदी जी के पास। कैसे चला गया ये बता दे रहा हूं मैं आपको। एक फार्मूला बना दिया उन्होंने, जो देहात में आदमी 28 रुपया प्रतिदिन कमा रहा हो, जो शहर में 32 रुपया प्रतिदिन कमा रहा हो, वह गरीब नहीं है, हो गया अमीर, आगे मध्यम क्लास में। अब भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने बताया कि 140 करोड़ लोग को यहाँ रोजगार मिल गया है, नौकरी मिल गई है। अब जरा आइए, डाटा की बात कर रहे थे, IMF की डाटा बता रहा हूँ। भारत सबसे बड़े कर्जदार देशों में हो गया विश्व में। क्यों हो गया भाई? 140 करोड़ लोग नौकरी पा गए, रोजगार पा गए। प्रति व्यक्ति आय
144वें नंबर पे पहुंच गई। प्रति व्यक्ति जीडीपी 142वें नंबर पे पहुंच गई। IMF के डाटा है। आयात निर्यात घाटा बढ़ के 100 अरब डॉलर हो गया। इतने ज्यादा रोजगार सृजन हो गए। फिर बता रहे थे कि महिला वो क्या नाम है रक्षा उत्पाद हो गया हमारा 32%। पूरे विश्व का अब भारत सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है रक्षा आर्सेनल्स का, संसाधनों का। अब RBI बताती है कि देश की जो शुद्ध बचत है 50 वर्षों में सबसे निम्नतम स्तर पे है। बहुत रोजगार मिल गया 140 करोड़ लोगों को, और 140 करोड़ लोग कमाने लग गए हो, सब गरीब से अमीर हो गए। तो ये इतना 50 वर्ष के न्यूनतम स्तर पे क्यों RBI को कहना पड़ा? फिर RBI कहती है कि 50 गुना से ज्यादा वृद्धि हो गई है, 5 गुना से ज्यादा वृद्धि हो गई है एक व्यक्ति पे कर्ज की। कहाँ चला गया पैसा? इतने सारे रोजगार लोग पाए हुए हैं। फिर कह रहे हैं कि जनसंख्या घटाओ, जनसंख्या घटाओ। विपक्ष खड़ा हो जा रहा है। मोहन भागवत का तो रहे थे एक आदमी को 6-6, 7-7 बच्चे एक प्रत्येक लोग को पैदा करना पड़ेगा। तो विपक्ष कह रहा था क्या? मोहन भागवत विपक्ष है क्या? अगर इसको मानने के लिए आप राजी हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आती है कोई भी देश अगर चलेगा तो सरकारी नौकरियों से ही चलेगा। अमेरिका जैसा देश भी जो चल रहा है वो सरकारी नौकरियों से चल रहा है। प्राइवेट कंपनी जब रिट्रेंचमेंट, जिसको छटनी बोलते हैं, जब करती है तो वहां का आदमी भी कटोरा लेके भीख, वायलिन बजा के भीख मांगता है। और सरकार जितना बड़ा असेट हो गया, भारत बता रहे ना इतना बड़ा देश है, असेट भी बड़ा होते चले जा रहे हैं, बता रहे हैं बहुत सारी चीजें बना दिया इन लोगों ने। तो उस असेट को प्राइवेट कंपनी का आदमी नहीं चला सकता है। प्राइवेट कंपनी का आदमी सेवा करने के लिए नहीं आता, सेवा करने का काम सरकार का है। वो प्रॉफिट कमाने में आता है। तो मोरबी पुल दे दिया जाएगा तो मोरबी पुल टूट जाएगा और बच्चे गिर के मर जाएंगे उसमें। ठीक है रविंदर जी, समय मेरे पास थोड़ा सा संक्षिप्त है। उपाध्याय जी अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं सवाल करूंगा शैलेश जी से। आखिरी कमेंट होगा वो। देखिए, हमारे बड़े भाई रविंद्र जी ने तो डाटा के द्वारा दोबारा भी स्पष्ट कर दिया, अब उसको हमको दोहराने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि जैसे जनसंख्या की बात हो रही थी 77 में, आप लोग कहते इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती जनसंख्या नियंत्रण हो रहा था। अरे भाई उसी समय बात मान लिया गया था, शिक्षा का विकास होने से अपने आप जनसंख्या घट रही है। हर धर्म के लोगों के जनसंख्या हिंदुओं का ये नियम मुस्लिम पे लागू नहीं हुआ। सरकारी कर्मचारियों का तो जितने जो था उसमें करा रहे थे वो हम लोग के भी केवल इंदिरा जी ने हिंदुओं पे लागू किया था। मुझे जानकारी न हो तो हमारे पिताजी खुद करवाए थे, हमारे घर में वही एक नौकरी वाले थे और किसी का नहीं हुआ था। अब बताइए तो केवल सर्विस वालों का, और जो हिंदू थे कितने मुस्लिम भाइयों ने नसबंदी कराई आप बता दीजिए हमको। सर्विस वाले उसमें जोड़े गए थे तो सर्विस में जो हिंदू ज्यादा थे आज तो भाई वो ज्यादा आएंगे। वो मजबूरी थी उन लोगों की नौकरी करना है। तो आखिरी कमेंट शैलेश जी से। शैलेश जी, सरकारी नौकरियां देनी होंगी, देश को अगर विकसित करना है। समय मेरे पास बिल्कुल खत्म है। शैलेश जी आखिरी सवाल। शैलेश जी आखिरी सवाल। उपाध्याय जी समय मेरे पास नहीं है। शैलेश जी, सरकारी नौकरी देनी होंगी, अगर विकसित भारत बनाना है तो सरकारी नौकरियां देनी होंगी। प्राइवेटाइजेशन से कुछ नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी सरकारी नौकरियां हैं, पेपर हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आते, परिणाम कुछ नहीं होता, नियुक्तियां नहीं होती। शैलेश जी देखिए, निश्चित रूप से जिस जगह जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से सरकारी नौकरियों के प्रति सरकार काम कर रही है, और जिस तरीके निजी सेक्टर में और आत्मनिर्भर और तमाम तरीके के कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार सृजन का मांग कर रही है। लेकिन तमाम मेरे विपक्षी दल के घटक थे, सब यहाँ बैठे हुए हैं मेरे प्रवक्ता मित्र, इन्होंने बड़ा प्रति व्यक्ति आय पर बड़े सवाल उठाए। मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, जब 2014 में हमारी सरकार आई थी उससे पहले प्रति व्यक्ति आय कितनी और आज प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इनकी जानकारी के लिए बता दूं। उस वक्त 74,000 थी, जो आज 2,05,000 है। उस वक्त बेरोजगारी की दर कितनी थी और आज बेरोजगारी की दर कितनी है, उसको आप देखिए। उस वक्त महंगाई की दर कितनी थी जब यूपीए की सरकार थी, जिसमें सब लोग शामिल थे। कभी भी विकास दर से ऊपर नीचे नहीं रही, विकास दर से ऊपर रही हमेशा महंगाई दर, और आज हमेशा विकास दर से नीचे महंगाई दर रह रही है। तो विकास दर हो, महंगाई दर हो, बेरोजगारी के आंकड़े हो, गरीबी रेखा हो,
किस तरीके से लगातार सरकार काम कर रोजगार सृजन कर रही है। ऐसी स्थिति में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका इनको निभानी चाहिए। केवल प्रश्न उठाने से नहीं, आंकड़े बताते हैं, आंकड़े सब बता रहे हैं और मैंने आंकड़ों के साथ आपको जवाब देने का काम किया है कि किस तरीके से जो जनवरी 2013 में जो महंगाई की दर थी वो 10.703 और आज महंगाई की दर कितनी सी है, केवल 4.65 है। बेरोजगारी की दर जो 2011 में 9.8 थी वो आज 5.6 है, आपको ही बता रहे हैं। अत्यधिक गरीबी जो 27% थी आज 2011-12 में वो आज केवल घटकर 5.36% रह गई है। तो आंकड़े सब बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार युवाओं के लिए, देश के लिए, रोजगार सृजन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार काम कर रही है। उसके माध्यम से निश्चित रूप से भारत ठीक है, लेकिन आप ये भी बताते हैं सर कि बेरोजगारी का जो दर है वो बढ़ा भी है, भले ही बहुत कम मात्रा में बढ़ा हो लेकिन बड़ा जरूर है। और रोजगार को लेकर किस तरीके से अवसर सृजित होंगे युवाओं के लिए ये भी वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेश जी आपका, डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी, रविंद्र प्रताप सिंह, राजेश रमन जी और सुनील त्रिपाठी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए। आज बात कर रहे थे बेरोजगारी पर प्रहार की। सरकार लगातार काम कर रही है बेरोजगारी को किस तरीके से जड़ से खत्म किया जाए और रोजगार के अवसर किस तरीके से सृजित किया जाए। रोजगार मेला लगाया गया, कई सारे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, लेकिन इतना काफी नहीं है, ऐसा विपक्ष का कहना है। अब और क्या प्रयास किए जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।